और एक बात सुन लें प्लीज, जो सिलेबस की स्पीड चल रही है, ये स्पीड इसी से हम चलेंगे। अब ये परेशानी नहीं लेनी कि सर हमारा सिलेबस जो है वो कंप्लीट होगा या नहीं होगा। क्यूएम के लिए मुझे 100 और चाहिए, 110 और चाहिए, तो ये 110 और पूरे हमने करने हैं। अगर इससे पहले एग्जाम हो जाएंगे तो हम अपीयर नहीं होंगे उसमें, क्योंकि हमारी सिलेबस की तैयारी नहीं होगी। तो बगैर तैयारी के एग्जाम में हम जा नहीं सकते। फिर हम उन पेपर में अपीयर हो जाएंगे जो हमें तैयार हैं, फिर वेरी नेक्स्ट अटेम्प्ट में हम इस पेपर के साथ मूव कर जाएंगे। और हाँ, तब तक जब तक हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं होता, अटेम्प्ट नहीं आई और अटेम्प्ट करीब होगी, तो हम जैसे अटेम्प्ट के करीब होंगे हम सिलेबस को वाइंड अप करके अटेम्प्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, और हम तब अपीयर होंगे जब हमारी तैयारी होगी। ये बात माइंड में रख लें आप, ठीक है ना? कोई मसला नहीं है, आप पेपर में अपीयर नहीं होंगे, वो अटेम्प्ट काउंट नहीं करेगा आपकी। हाँ, और नहीं, आप उसी फी में आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे, अगले अटेम्प्ट में ऑटोमेटिकली चल जाएंगे आप लोग। पैसे ज़ाया नहीं होंगे। पैसे ज़ाया तब होंगे जब आप एग्जाम में अपीयर हो जाएंगे, बैठ जाएंगे, ठीक है नी? और अगर हमारी तैयारी हो जाएगी, अगर बता पीआरसी में फर्स्ट अटेम्प्ट आने के बाद हर मंथ पेपर होंगे, तो हम पेपर में अपीयर होंगे अकॉर्डिंग टू अवर प्रिपरेशन। तैयारी होगी 3 में अपीयर हो जाएंगे, तैयारी होगी 2 में अपीयर हो जाएंगे, तैयारी होगी 4 में अपीयर हो जाएंगे, मर्जी हुआ करेगी, ठीक है नी? अब फर्स्ट अटेम्प्ट जब आएगी उसके बाद पर मंथ अटेम्प्ट चला करेगी, ठीक है नी? इसलिए जो पेज चल रही है हमने वो स्टैंडर्ड पेज के साथ ही चलना है, क्योंकि अगर मैं स्पीड तेज करूंगा बहुत सारे बच्चे आउट होना शुरू हो जाएंगे। वो कहेंगे सर कॉन्सेप्ट एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा, हम हर रोज नई से नई बातें इतनी ज्यादा सीख रहे हैं, पीछे कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने में, एब्जॉर्ब करने में हमें वक्त लग रहा है, और होगा क्या, अल्टीमेटली सब्जेक्ट मुश्किल बन जाएगा। इसलिए आपका फर्ज क्या है, जितना मैं करवा रहा हूं, जो मैं करवा रहा हूं, आपने ये पूरी ईमानदारी से करना, इसमें कोई रिलैक्स, कोई गुंजाइश नहीं है। समझ आ रही मेरी बात? लेक्चर क्या आज का? और आप सारे खामोश हो जाएं। लास्ट हमने क्या पढ़ा था? अरिथमेटिक मीन पढ़ा था, चैप्टर नंबर, अभी देखता हूं, चैप्टर नंबर 8 है। मैंने आपको जो 2 क्वेश्चन दिए थे अरिथमेटिक मीन के दिए थे, एक और एक अनग्रुप का। अनग्रुप का आंसर क्या आया मुझे ये बताएं। अनग्रुप का 11.6, अच्छा 11.64 भी सही होगा, 11.65 भी सही होगा। देखें, जो राउंडिंग की प्रॉब्लम आ रही होगी हम उसको इग्नोर कर देंगे, क्योंकि ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो 11.64 भी सही है, 11.65 भी सही है। ये अनग्रुप का आंसर आ गया। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स भी ये नोट कर लें, क्या क्या उनका आंसर इस आंसर से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। अच्छा, और ग्रुप्ड का क्या आंसर आया था? 11.05, ठीक हो गया जी। 11.05 भी आंसर ठीक है, 11.06 भी आंसर सही है। चलें, नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है हार्मोनिक मीन का। कॉन्सेप्ट क्या है? हार्मोनिक मीन। आप प्लीज आपस में डिस्कशन ना करें। अगर आप लोग आपस में डिस्कशन करेंगे तो मुझे आपको क्लास से आउट करवाना पड़ेगा। उसकी रीजन सुन लें। देखें, अगर आप लोग जब बातें कर रहे होंगे, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो मेरी बात को गौर से सुनना चाह रहे होंगे, वो मेरी बात को समझना चाह रहे होंगे, कंसंट्रेशन कर रहे होंगे।
पर आप लोगों की बातों की डिस्टर्बेंस की वजह से वो बात को सुननी नहीं सही तरीके से पाएंगे। जब वो बात सही नहीं सुनेंगे, उनको कंसेप्ट समझ आएगा नहीं आएगा। और मिसाल के तौर पर अगर आपको क्लास के इन्वायरमेंट में मेरी बात समझ आ भी गई, हो सकता है ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही हो, वो बेचारे मेरी बात सुनना चाह रहे हो और पीछे से क्लास का शोर आ रहा हो तो वो सुन नहीं पाएंगे, बात समझ नहीं पाएंगे। तो भाई हमें एक दूसरे का वैसे ख्याल रखना चाहिए। इसलिए जब मैं कोई बात समझा रहा हूं, मैं कोई कंसेप्ट समझा रहा हूं, अगर आप खामोशी से सुनेंगे, आपको वो कंसेप्ट बहुत आला दर्जे में समझ आ जाएगा और जल्दी समझ आ जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? तो प्लीज जब मैं बोल रहा हूंगा, आपस में डिस्कशन नहीं करनी। और अगर किसी को बहुत जोर की डिस्कशन आई भी होगी, वो हैंड रेस कर दे तो मुझे कोई एतराज नहीं है, वो चुपचाप क्लास से चले जाए और डिस्कशन कर ले। लेकिन आपस में सरगोशियां करके डिस्कशन करना, छोटी छोटी सी बातें करते रहना, एक दूसरे को हल्की हल्की जुगते मारते रहना, तो फिर ये मुनासिब नहीं है। फिर बात समझ आ रही है? अगर आपने बहुत ही ऐसी शरारतें करनी होगी तो इंशाल्लाह एक सेपरेट क्लास रख लेंगे, इंशाल्लाह उसके लिए एक उसके लिए अलग महफिल का इंतजाम कर लेंगे इंशाल्लाह। फिर सारी ख्वाहिशात इंशाल्लाह उसमें पूरी कर लेंगे। तो जब तक हम क्लास में हैं तो तब तक हम कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस कर लेंगे। हार्मोनिक मीन है क्या? हार्मोनिक मीन अरिथमेटिक मीन का रेसिप्रोकल है। मिसाल के तौर पर अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला ये था। अब मुझे बार बार आपको कहने की जरूरत ना पड़ेगी, आप खामोश हो जाए। एक दो बार कहूंगा, तीसरी बार में चुपचाप जो बातें करे उठा के उसको मैंने क्लास के बाहर रख देना है उसको। अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला समेशन एक्स ओवर एन है। हम यहीं से हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला बनाएंगे। मुझे पता है हार्मोनिक मीन इस अरिथमेटिक मीन का रिवर्स है, तो हार्मोनिक मीन इज द रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन। तो जब मैं इसका रेसिप्रोकल लूंगा तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मूव कर जाएगा, तो ये एन ऊपर आ जाएगा और समेशन एक्स नीचे आ जाएगा, सही है? तो ये हार्मोनिक मीन अरिथमेटिक मीन का रिवर्स हो गया। लेकिन यहां पे हार्मोनिक मीन अरिथमेटिक मीन का रिवर्स नहीं है, बल्कि जो एक्स की वैल्यूज है उसका भी रेसिप्रोकल है। तो हार्मोनिक मीन की डेफिनेशन क्या बनी? इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन एंड इट्स वैल्यू। वो क्या है? एक्स की वैल्यू का भी रेसिप्रोकल अरिथमेटिक मीन बनेगा। तो n डिवाइड बाय समेशन 1 बाय x, ये फॉर्मूला बन गया किसका? हार्मोनिक मीन का। ये ऐसे ही रहेगा, वो सही नहीं होगा। ये फॉर्मूला मुझे बताएं, मैंने रॉ डेटा का लिखा या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का लिखा? हाँ, फ्रीक्वेंसी नजर आ रही है फॉर्मूले में, और बता रॉ डेटा में फ्रीक्वेंसी नहीं होती। तो फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या बनेगा? हार्मोनिक मीन। पहले देखें, जब भी कोई नई चीज हुआ करेगी ना, वो नई चीज पहले मुझसे सुन लिया करे, वो नई चीज है क्या। जब मुझसे सुन लेंगे आपको आ जाएगी, उसके बाद फिर आप पार्टिसिपेट किया करें। बस समझ आ रही मेरी? हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ फॉर्मूला ये है। सबसे पहले मैं अरिथमेटिक मीन का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला लिख देता हूं, ताकि फॉर्मूला याद करने में, हत्ता के भूल जाए तो डिराइव करने में आसानी हो। अरिथमेटिक मीन का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। इसमें किसी को इतराज है? कोई इतराज नहीं है। मुझे इसी फॉर्मूले से हार्मोनिक मीन बनाना है। मैं क्या करूंगा? रिवर्स करूंगा। समेशन एफ ऊपर आ गया और समेशन एफ और सिर्फ एक्स का रेसिप्रोकल लेना है, तो ये डिजाइन बन जाएगा। ये डिजाइन समझ आ रही है? लेकिन ये डिजाइन इतना अच्छा वाला नहीं लग रहा, हम इससे थोड़ा सा आसान वाला डिजाइन बनाते हैं। वो ये बनेगा समेशन एफ समेशन, देखें ये f1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, f1 जार f, तो बन जाएगा समेशन f ओवर x। तो ये फॉर्मूला हार्मोनिक मीन फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैं याद करूंगा। देखें याद होता है मुझे? देखें जरा, क्या हार्मोनिक मीन फॉर रॉ डेटा का फॉर्मूला,
हार्मोनिक मीन फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला याद होता है हमें? याद होता है। ये साथ साथ ना फॉर्मूले लिखते रहे इंशाल्लाह, और जैसे जैसे हमारे कंसेप्ट आगे चलते रहेंगे मैं आपको हर एक चैप्टर की ना एक फॉर्मूला लिस्ट दे दूंगा एट द एंड, जिसमें उस चैप्टर के सारे रेलिवेंट फॉर्मूलाज लिखे होंगे, ताकि इन सिंगल पेज हमारे पास सारे के सारे फॉर्मूलाज हों। और फिर इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ द बुक, एट द एंड ऑफ द सिलेबस, आपके पूरे मैथमेटिक्स के और स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर वाइज भी फॉर्मूले की लिस्ट दे दूंगा, ताकि कभी फॉर्मूलाज याद करने की ज़रूरत पड़े, रिवाइज करने की ज़रूरत पड़े, हमें फॉर्मूला जल्दी मिल जाए। ठीक है, इससे आपकी तैयारी के लिए आपको आसानी मिल जाएगी। क्या दोनों फॉर्मूलाज क्लियर हो गए? एरेज कर दूं? कर देता हूं। सवाल ये है कि हार्मोनिक मीन हम क्यों कैलकुलेट करते हैं, जबकि हमारे पास इससे आसान एवरेज अरिथमेटिक मीन है। तो याद रखिएगा, जब भी हमने कभी भी स्पीड का एवरेज कैलकुलेट करना होता है, किसका कैलकुलेट करना होता है? एवरेज। जब भी हमने स्पीड का एवरेज कैलकुलेट करना होता है तो बाय डिफॉल्ट मैं हमेशा हार्मोनिक मीन इस्तेमाल करता हूं। मिसाल के तौर पर, अगर मुझे ये कैलकुलेट करना है कि एक ट्रेन लाहौर से इस्लामाबाद की स्पीड से जा रही है, बताओ उसकी एवरेज स्पीड क्या है, तो मैं अरिथमेटिक मीन यूज करूंगा, हार्मोनिक मीन। जहाज की स्पीड, गाड़ी की स्पीड, हमारे चलने की स्पीड, ट्रैक्टर की स्पीड, चीते के दौड़ने की स्पीड, हार्मोनिक मीन। तो जब भी स्पीड की बात होगी तो बाय डिफॉल्ट एवरेज कौन होगा? हार्मोनिक मीन होगा। मिसाल के तौर पर हमने कहा एक ड्राइवर है, एक पर्सन है, वो गाड़ी चला रहा है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और इसके अलावा क्या करना चाहेंगे आप लोग? 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो गाड़ी चला रहा है। बताएं, फाइंड द एवरेज स्पीड। अब लफ्ज चेक करें, कीमती लफ्ज आने वाला है, फाइंड द एवरेज स्पीड। अब आप लोग ना क्या करेंगे, आप लोग एग्जाम में जज्बात में कहेंगे फाइंड द एवरेज स्पीड, और सर ने कहा है बाय डिफॉल्ट एवरेज, तो अरिथमेटिक मीन होता है। क्या ये मैंने नहीं कहा? मैंने कहा है बाय डिफॉल्ट एवरेज कौन सा इस्तेमाल करते हैं? अरिथमेटिक मीन। अगर आप जज्बात में आके, खुशी में आके बाय डिफॉल्ट अरिथमेटिक मीन से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आपकी किस्मत भी खराब हुई, उससे आंसर भी पड़ा हुआ है, आप कंफर्म करके आएंगे ना मेरा आंसर 100% सही है, तो वो बाद में पता चलना है ओहो वो एवरेज सिंपल नहीं था, वो एवरेज स्पीड का एवरेज था, मुझे उसको अरिथमेटिक मीन से नहीं, मुझे उसको हार्मोनिक मीन के लिए कैलकुलेट करना था। सर ने ये बात बताई थी। अगर एवरेज सिर्फ एवरेज लिखा होता तो मैं अरिथमेटिक मीन यूज करता, और सम टाइम एग्जामिनर और चालाकी खेलेगा यहां से। मुझे बताएं फाइंड द एवरेज स्पीड, इस केस में मैं अरिथमेटिक मीन लगाऊं हार्मोनिक मीन। अब अगली बात, आप लोग सोच के जवाब दीजिएगा। सोच के जवाब देंगे? सोच के जवाब देने में वैसे बड़ी बरकत होती है। अब सोच के जवाब देना है आप लोगों ने कि मैं अरिथमेटिक मीन लगाऊं या हार्मोनिक मीन लगाऊं। मेरी बात सुन लेना, फाइंड द एवरेज, फुल स्टॉप लगा दिया क्वेश्चन। हार्मोनिक, अरिथमेटिक, हार्मोनिक, ये आपको कैसे पता चला? हाँ, आपके सर इतने भी बेवकूफ नहीं हैं कि हम लफ्जों के ऊपर डिसीजन ले। सर डाटा ही किलोमीटर पर आवर में स्पीड में है, सर डाटा ही किलोमीटर पर आवर में, डाटा ही स्पीड में है, इसका मतलब वो नहीं भी लिख रहा तो हम उसकी बातों में आने वाले नहीं है। सर हमने हार्मोनिक में नहीं लगाना क्योंकि डाटा किलोमीटर पर आवर में है, डाटा स्पीड में है, उसकी चालाकियां समझ रहे हैं?
तो हाँ, वो जितने चला के खेलेगा हम इंशाल्लाह उसे 2 हाथ आगे ही होंगे, ठीक है नी? वो पुलिस, हम चोर, और हमेशा पुलिस से 2 हाथ आगे रहेंगे। पुलिस जो प्लान बनाएगी हम वो प्लान पहले ही बना चुके होंगे, फिर नए वाले प्लान के साथ आएंगे, फिर वो हैरान होंगे, ओहो ये क्या हो गया। नहीं हम चोर नहीं है। कितने खुश हो रहे हैं चोर बन के, ठीक है। हार्मोनिक मीन लगा दें जनाब। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला n डिवाइड बाय समेशन 1/x, ठीक है जी। साहब के पास कैलकुलेटर तो है ना? अब रुक जाओ, नहीं अभी ऑन नहीं करना, पहले मेरी बात सुनिए। हम कभी भी ये कैलकुलेशन जो है हम ट्रेडिशनल वे में भी करते हैं, लेकिन मैं आपको उस तरीके से नहीं करवाऊंगा, मैं आपको डायरेक्ट कैलकुलेटर पे करवाऊंगा ताकि हमारा वक्त बचे, ठीक है। मिसाल के तौर पर पहले मेरी वर्किंग्स देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा, फिर तसल्ली से परफॉर्म कीजिएगा। मेरे पास n कितना है? 1 2 3, 3 वैल्यूज हैं। आप लोग कैलकुलेटर में क्या करेंगे, पहले सुन लें मेरे से। मुझे पता है ये फॉर्मूला फ्रैक्शन फॉर्म में, आपके कैलकुलेटर में मैथ लिखा होना चाहिए, नहीं लिखा हुआ तो मॉड प्रेस करके 1 प्रेस करेंगे तो मैथ लिखा आ जाएगा। अभी परफॉर्म ना करें, सुनते रहें। आप लोग ना एक फ्रैक्शन वाला बटन प्रेस करेंगे, और आपको पता है ये फ्रैक्शन वाला बटन होता है, ये फ्रैक्शन वाला। जब आप लोग फ्रैक्शन वाला बटन प्रेस कर लेंगे ना, फिर आप लोगों ने नंबर ऑफ वैल्यूज लिखने। नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है? 3। यहां पे आपने लिख लिया 3, क्लियर है। फिर आप डिनोमिनेटर में आएंगे। डिनोमिनेटर में कैसे आएंगे? डाउन की प्रेस करके। अब दोबारा यहां पे ना फ्रैक्शन वाला बटन प्रेस करेंगे, ये वाला। जब दोबारा फ्रैक्शन वाला बटन प्रेस करेंगे तो आपने लिखना है 1/x। पहले x कितना है? 60, तो लिखेंगे 1 डिवाइड बाय 60। फिर देखो एट द एंड क्या करना है, उसको जमा करना है, सम करना ही है ना। हम सम साथ साथ करते रहेंगे। फिर करूंगा प्लस, दोबारा फ्रैक्शन वाला बटन ऑन करूंगा। नेक्स्ट 1/80, 1 बाय प्लस, नेक्स्ट 1/75, और सिंगल क्लिक जैसे ही इक्वल प्रेस करूंगा डायरेक्ट मेरे पास आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आएगा? 70.5। आंसर इज 70.5 किलोमीटर पर आवर। क्या ये मुश्किल कैलकुलेशन थी? नहीं। एनी प्रॉब्लम? मैंने आपको वो अरिथमेटिक मीन ये कैलकुलेटर वाली वीडियोस के बारे में बता दिया था। अगर आपको वो प्रैक्टिस भूल भी जाए तो चुपचाप YouTube पे जाकर वो डायरेक्टली वीडियो देख लीजिएगा, आपको कैलकुलेशन आ जाएगी। और वहां पर हार्मोनिक मीन की भी कैलकुलेशन पड़ी हुई है, ये वाली वीडियो पड़ी हुई है। आप हार्मोनिक मीन भी कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना सीख सकते हैं, ठीक जी। अगर आधे यूनिट मतलब कि मीटर पर सेकंड में और फिर कोई किलोमीटर पर स्पीड ये भी तो भी हार्मोनिक मीन लगाऊंगा। मीटर पर सेकंड से कोई मुझे लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ इन नंबर्स का एवरेज कैलकुलेट करना है। यूनिट किलोमीटर पर आवर हो, यूनिट मीटर पर सेकंड हो, इससे कोई लेना देना मेरा नहीं है। हाँ यही लगूंगा, तो बस आंसर में ये आ जाएगा 70.5 मीटर पर सेकंड, ठीक। दूसरा मीटर पर सेकंड नहीं ऐसा नहीं करेगा, वो सेम यूनिट के साथ मूव करेगा, सही। हाँ, क्योंकि यहां पर उसका मकसद एवरेज कैलकुलेट करवाना है, मैथमेटिक्स में कन्वर्जन करवाना नहीं है। नेक्स्ट जी, क्या हार्मोनिक मीन फॉर राइट डाटा क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। हार्मोनिक मीन फॉर अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्वेश्चन लिखते हैं एक तरह, x और f 1 2 3 और फ्रीक्वेंसी है 2 5 और 4। और एग्जामिनर ने कहा, अब यहां पे देखिए एग्जामिनर मेहरबान हो गया, उसने कह दिया फाइंड हार्मोनिक मीन, फाइंड हार्मोनिक मीन। उसने कह दिया हार्मोनिक मीन। अब स्पीड हो ना हो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि जो एग्जामिनर कह देगा हमने उसकी बात को मानना है। अब मुझे हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करना है। बताएं मेरा डाटा फ्रीक्वेंसी के साथ है या नहीं है? अगर मेरा क्वेश्चन फ्रीक्वेंसी के साथ है तो फॉर्मूला भी फ्रीक्वेंसी के साथ। फ्रीक्वेंसी के साथ वाला फॉर्मूला क्या है?
हार्मोनिक मीन इक्वल टू समीशन एफ डिवाइडेड बाय समीशन एफ डिवाइडेड बाय एक्स। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है। नॉर्मली हम इसको कैसे करते हैं, मैं क्या करूंगा, f डिवाइडेड बाय एक्स करूंगा। क्या करूंगा, f डिवाइडेड बाय एक्स करूंगा। यानी कि यहां पे आप लोग सॉल्व ना कीजिएगा, इसे समझा रहा हूं आपको। यहां पे मैं क्या करूंगा, f डिवाइडेड बाय एक्स करूंगा। यानी कि 2 डिवाइड बाय 1, 5 डिवाइड बाय 2, 4 डिवाइड बाय 3। फिर क्या करूंगा, इन सबको सम करके ये आंसर आ जाएगा। तो समीशन एफ ओवर एक्स का आंसर, इस ये वाला आंसर डिनोमिनेटर में लिखूंगा, और समीशन एफ कितना मेरे पास बोलें, 11 है, और 11 कहां पे आ जाएगा मेरा, यहां पर। तो इन दोनों को डिवाइड करके मेरे पास क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। तो बजाय इसके मैं पहले एक सेपरेट कॉलम बनाऊं और फिर स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन करूं, मैं क्यों ना ये सारी चीजें फर्स्ट टाइम कैलकुलेटर भी पुट कर लूं और डायरेक्ट आंसर तक पहुंचाऊं। उसके लिए करना क्या है, जिस तरह से मैंने आपको रॉ डाटा सिखाया, सही है, इसी तरह से हम डायरेक्ट कैलकुलेटर से ही हार्मोनिक मीन फाइंड कर लेंगे। वो कैसे, बड़ा आसान, अभी कैलकुलेशन सिखाइए। सबसे पहले समीशन एफ लिखना है। व्हाट इज समीशन एफ, 11। तो यहां पर क्या आ गया, 11। डिनोमिनेटर में आऊंगा, दोबारा फ्रैक्शन वाला बटन प्रेस करूंगा, तो क्या करना है, f डिवाइडेड बाय x। तो पहला वाला f क्या, 2, तो 2 डिवाइड बाय 1। तो यहां पे फ्रैक्शन का बटन प्रेस किया, 2 डिवाइडेड बाय 1 कर दिया। क्योंकि साथ में सम भी करना है तो साथ में ऐड कर दूंगा। अगेन फ्रैक्शन का बटन प्रेस किया, फिर क्या करना है, 5 डिवाइड बाय 2। क्या किया, 5 ना सॉल्व नहीं करना हमने, 5 डिवाइड बाय 2 प्लस फिर 4 डिवाइड बाय 3, 4 डिवाइड बाय 3, तो आ जाएगा 4 डिवाइड बाय 3। ये डिजाइन बन गया सारा। अब क्या करना है, जैसे ही इक्वल प्रेस किया तो आंसर आ गया। आंसर इज 1.88। ये 1.88 आएगा, और यहां से भी आंसर जो मैन्युअली करेंगे वो भी 1.88 आएगा, सेम आएगा आंसर। तो ये ज्यादा इजी वे है, डायरेक्ट फ्रॉम द कैलकुलेटर। बात समझ आ रही मेरी, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या रह गया, ग्रुप रह गया, यानी ग्रुप था ना। अब ग्रुप वाले को आप सॉल्व करेंगे अभी और बताएंगे आंसर क्या आएगा, और हर कोई बच्चा अपने अपने हिस्से का सीए करेगा। कोई बच्चा दूसरे के आंसर पर रिलाय नहीं करेगा, हर कोई खुद कैलकुलेशन करेगा ताकि उसकी अपनी प्रैक्टिस हो। क्वेश्चन इज, क्लास फ्रीक्वेंसी टू 3 5। एग्जामिनर ने कहा फाइंड हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन फाइंड करें सारे के सारे। ऑनलाइन वाले बच्चे भी सॉल्व करें। आप इनको बताएं, फिर मैं आपको बताता हूं कंबाइन। बाकी बच्चे सॉल्व करें और जो सॉल्व कर ले वो हमें बता दे। जी रीसेट कर दो। मैथ्स आता होता ना तो वो नहीं आ रहा था, इस तरह से ये भी नहीं, मतलब नहीं, ये मैथ लिखा हुआ है यहाँ पे, फ्रैक्शन आना चाहिए यहाँ पे। अच्छा, इसको मॉड प्रेस करके 1 प्रेस कर दे। अब आ जाएगा। हाँ, फिर इसको ना प्रॉपर रीसेट कर ले। शिफ्ट 9 फिर 3 पे ऑल, फिर इक्वल और फिर एसी। अब आ जाएगा, ये लो। जो आंसर फाइंड कर ले मुझे आंसर क्या आया, क्या आंसर आया 7.011। ये आंसर सूटेबल, एक अच्छा आंसर है
7.011. Please confirm this answer. 7.011. इसके करीब करीब आंसर, यानी कि आपके आंसर में 7 आना चाहिए। 7 आना चाहिए। सेवन पॉइंट 7.01. प्लीज, ऑल हैव डन? अच्छा जी, आप लोगों ने जब ये कैलकुलेशन की होगी, आप लोगों ने सबसे पहले ये फॉर्मूला लिखा होगा। फ्रीक्वेंसी आ रही है? आप लोगों ने फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूला लिखा होगा, पर आपने ऑब्जर्व किया कि सर सवाल में एक्स तो है नहीं, जबकि फॉर्मूले में एक्स है, और आपको पता है एक्स इज योर मिड पॉइंट। आपने यहां से एक एक्स वाला कॉलम खुद से बनाया होगा। 5 + 1 6, 6 डिवाइड बाई 2 3, 3 + 5 8, 8 + 5 13। ये एक्स और एफ आ गया। देखिए दोबारा ये वाली शक्ल नहीं बन गई, एक्स और एफ वाली, और ये तो अभी आपको सारा का सारा सॉल्व करना सिखाया। इसका मतलब क्या, जो ग्रुप डाटा होता है वो अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाता है अनग्रुप में। तो जो अनग्रुप का प्रोसेस होता है अरिथमेटिक मीन का, हार्मोनिक मीन का, वो सेम ग्रुप के लिए भी होता है। क्या हमें ये हार्मोनिक मीन के तीनों फॉर्मेट से कैलकुलेशन आ गई? अब सुन ले, लाजमी हार्मोनिक मीन का सवाल एग्जाम में आएगा, ये लाजमी आता है। बात समझ आ गई? चलें जी, अब एक और सवाल आप लोग करेंगे। क्वेश्चन ये है कि 10, 8, 15, 0, 4 फाइंड हार्मोनिक मीन। मुझे इस डेटा का हार्मोनिक मीन फाइंड करते हैं जी। नहीं, मान लें कि स्पीड ही है। जब मैंने कह दिया ना हार्मोनिक मीन, जब मैंने क्या दिया हार्मोनिक मीन, फिर स्पीड हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हमें इसका हार्मोनिक मीन फाइंड करना है। अब सुन लें, अगर हमारे डेटा में 0 आ जाए तो इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट हार्मोनिक मीन होता है, क्योंकि सारी वैल्यू देखे सॉल्व हो सकती हैं, लेकिन जब यहां पे आएगा ना, चेक कीजिएगा 1/0, तो ये 1/0 का आंसर इनफिनिट आता है, यानी कि अनडिफाइंड आता है। 1/0 इनफिनिट आता है, यानी कि अनडिफाइंड आता है। इसका मतलब अगर डाटा में 0 आ जाए तो मुझे पता ही नहीं चल सकता कि यहां पे किस वैल्यू ने ऐड होना है। तो ओवरऑल याद रखिएगा, इट इज इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट हार्मोनिक मीन whenever 0 exist in the data। अगर हमारे डाटा में 0 आ रहा है तो हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करना इम्पॉसिबल है। तो इसका आंसर क्या है? हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू इम्पॉसिबल। यहां तक कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अच्छा जी, अब मुझे जरा इसका हार्मोनिक मीन कैलकुलेट कर दें। -2, -4, -5 हार्मोनिक मीन अगर नेगेटिव में है तो इसका हार्मोनिक मीन कैलकुलेट हो जाएगा। आंसर भी एवरेज का, नेगेटिव एवरेज का आंसर आ जाएगा। ठीक है जी? हाँ, इसका आंसर आ जाएगा। नेगेटिव वैल्यूज को कैलकुलेट करने में हार्मोनिक मीन को कोई प्रॉब्लम
नहीं है। नेगेटिव मिसाल के तौर पर इस तरह कर ले कि हम एज एन रिवर्स चल रहे हैं, हमारी स्पीड नेगेटिव हो रही है, या दूसरे लफ्जों में ये जब हम स्पीड तेज कर रहे हैं हमने स्पीड डाउन करना शुरू कर दी तो हमारी स्पीड नेगेटिव में आना शुरू होगी, यानी कि -20 पर आए, ठीक है। खैर -20 पे तो नहीं आता, स्पीड रिड्यूस होकर जो रेट उनका आ रहा होता है, रेट ऑफ चेंज, वो नेगेटिव हो रहा होता है। अब स्पीड तो मैक्सिमम 0 ही होती है ना, स्पीड तो मैक्सिमम 0 होती है। मैक्सिमम क्या होती है? सॉरी, हाँ, मिनिमम स्पीड 0 होती है। जब स्पीड मिनिमम 0 होगी, स्पीड नेगेटिव नहीं नेचुरल हो सकती, स्पीड नेगेटिव नेचुरल नहीं हो सकती। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रिवर्स भी आ रहा हूं तो रिवर्स के केस में भी स्पीड इंक्रीज होती है, वो माइनस में नहीं होती। तो नॉर्मली स्पीड को देखा जाए तो स्पीड नेवर बी नेगेटिव फॉर्म, स्पीड नेगेटिव फॉर्म में नहीं होती। तो हार्मोनिक मीन इन सेंस ऑफ स्पीड कैलकुलेट नहीं होती। लेकिन सुन लें अगली बार, अगर उसने नेगेटिव वैल्यूज दे दी है, अव्वल वो कभी ये काम नहीं करेगा। लेकिन अगर वो कह रहा है यार नेगेटिव वैल्यूज हैं और इसका हार्मोनिक मीन फाइंड कर दो, तो याद रखिएगा इसका हार्मोनिक मीन कैलकुलेट हो जाएगा इन वैल्यूज में, जिसे 0 के लिए इम्पॉसिबल होता है। तो मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास माइनस में वैल्यूज आ रही हैं, क्या माइनस की वैल्यूज का अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है, कोई टेंशन नहीं। समझ आ रही? लेकिन स्पीड माइनस में नहीं होती, इसलिए नेगेटिव वैल्यूज कभी भी हार्मोनी के केस में नहीं होगी, नेवर एवर होगी, कभी भी नहीं होगी, क्योंकि स्पीड नेवर बी नेगेटिव फॉर्म। अब इसका एक्सट्रीम केस सुन लें। एग्जामिनर ने सिर्फ -2, -4, -5 लिख दिया और कह दिया कि मुझे क्या कर दो, फाइंड हार्मोनिक मीन। याद रखिएगा हार्मोनिक मीन सिर्फ स्पीड के लिए ही नहीं कैलकुलेट होता, ये समटाइम मैंने एक चीज बताई है, दूसरी समटाइम ये रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट करने के लिए भी हार्मोनिक मीन इस्तेमाल हो जाता है। हार्मोनिक मीन रेट ऑफ चेंज के लिए भी इस्तेमाल होता है, और रेट ऑफ चेंज में समटाइम नेगेटिव चेंज भी आ रहा होता है। तो अगर हम माइनस का हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करना चाहें, वी कैन कैलकुलेट हार्मोनिक मीन ऑफ नेगेटिव वैल्यूज। बस समझ आ रही मेरी? ठीक है। तो इसका हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करके आंसर होता है क्या? -3.157 जो भी आ गया, ये हार्मोनिक मीन आ गया। तो बताना ये था नेगेटिव वैल्यूज का हार्मोनिक मीन हम कैलकुलेट कर सकते हैं अगर एग्जामिनर कह दे। हाँ, इसके साथ स्पीड नहीं लिख सकता मैं, क्योंकि स्पीड नेगेटिव नहीं हुआ करती। जी ज़्यादा होगी। अच्छा, आप थोड़ा सा यहाँ पे हो जाए, नेक्स्ट ने आज मैनेज कर लें, कल से हम एक रो खाली करवा लेंगे भाई, कल से ना। हाँ, ये दूसरी की बार बोले, तीसरी बार उन्होंने कहा ना तुमने, ठीक है। तो कल से भाई 4th रो छोड़ दिया करना। अच्छा जी, हार्मोनिक मीन हमारा ओवरऑल कंप्लीट होगा। जी भाई क्वेश्चन सुन ले। क्वेश्चन आपको पता है कीमती क्वेश्चन होते हैं, आप क्वेश्चन से हमें बहुत सीखने को मिलता है। जी मेरी जान, ग्रुप डाटा में कभी नेगेटिव वैल्यूज नहीं हो सकती ना। रुक जाए, अगर ये डाटा होता फाइंड मीन लिखता तो मैं हमेशा अरिथमेटिक मीन करता। हाँ, बाय डिफॉल्ट मीन, बाय डिफॉल्ट एवरेज हमेशा अरिथमेटिक मीन हुआ करेगा। नेक्स्ट चलते हैं हमारे कॉन्सेप्ट के ऊपर। जी जी, अगर डाटा स्पीड में होगा तो फिर तो हार्मोनिक मीन है ना। अगर मिसाल के तौर पर ये देखें, मैंने क्वेश्चन ये मेरे पास, ये क्लासेस देख रहे हैं, मैंने क्लासेस के ऊपर कोई इंग्लिश नहीं लिखी, यानी कि मैंने बताया ही नहीं डाटा स्पीड का है, और मैंने डाटा सिर्फ ये लिख दिया और साथ लफ्ज चेक की जगह लिखा मैंने फाइंड मीन। आप अरिथमेटिक मीन फाइंड करेंगे, मैंने लिखा यही डाटा लिख के
कोई इंग्लिश नहीं लिखी, और लिखा फाइंड एवरेज, अरिथमेटिक मीन करूंगा। अरिथमेटिक मीन, फाइंड एवरेज लिखा हो, फाइंड मीन लिखा हो, बाय डिफॉल्ट अरिथमेटिक मीन। मैंने ये क्वेश्चन लिखा और साथ मैं खुद मेंशन कर रहा हूं फाइंड हार्मोनिक मीन। अब हार्मोनिक मीन फाइंड करेंगे। हाँ जी, एवरेज का वर्ड लिखा हो, मीन का वर्ड लिखा हो तो अरिथमेटिक मीन, और अगर हार्मोनिक मीन लिखा तो फिर तो हार्मोनिक मीन ही ना, उसको तो एम नहीं कर सकता। और अगली बात, अगर डाटा स्पीड का है, अब वो मीन लिखे, अब वो एवरेज लिखे, ये हार्मोनिक मीन ही है, क्योंकि डाटा स्पीड क्या है, क्योंकि जो स्पीड का इलाका है ये हार्मोनिक मीन का अपना है। इसमें बाय डिफॉल्ट एएम नहीं लगना। एएम सुनिएगा, एएम हमेशा एवरेज होगा, एएम हमेशा मीन होगा, सवाए स्पीड के केस में। वो हम ज्योमेट्रिक मीन में भी कर लिया करते हैं। बाकी हार्मोनिक मीन की प्रॉपर्टीज और हैं, पर वो मैं कैलकुलेशन के बाद करूंगा। याद रखिएगा, सुनिएगा, लेक्चर की तरतीब सुन लीजिएगा। हम लेक्चर हमेशा कंटिन्यू करेंगे दो पैटर्न में। मैं हमेशा इसी पैटर्न पर पढ़ाया करता हूं, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट क्यूएम। हम हमेशा, मैं शुरू में हमेशा पहले कैलकुलेशन बच्चों से करवाता हूं, ताकि कैलकुलेशन सीख लें, उसमें एक्सपर्ट हो जाए। व्हेन यू एक्सपर्ट इन योर कैलकुलेशन, उसके बाद उसकी थ्योरी समझाना, उसके बाद उसकी प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस बताना, उसके बाद उसकी लॉजिक समझाना बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि बैक में सारी कैलकुलेशन आपकी आंखों के सामने होती है। बात समझ आ रही? तो कैलकुलेशन पर ग्रिप आ जाएगी, उसके बाद जो उसकी प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस होगी फौरन क्लिक करेगी आप। नेक्स्ट में हमारा ज्योमेट्रिक मीन। जी जी, किस चीज का? ये बात मेरी अब आखिरी बात सुन लें, क्योंकि इससे ज्यादा मर्तबा मैंने ये बात समझाई ना तो मुझे डर है कि मुझे भूल जानी है। सही है? अच्छा जी, सुनिएगा, रॉ डेटा से समझा रहा हूं और अनग्रुप फ्रीक्वेंसी से। मिसाल के तौर पर रॉ डेटा ही लिखा है 2, 5, 6, एक ये डेटा लिखा है क्वेश्चन 1 ने, और एक ये डेटा लिखा है 1, 2, 3 और 5, 4, 2। क्लियर है? अब ये दो डाटा है मेरे पास, एक ये वाला और एक ये वाला। इस केस में पहला वाला केस 1 है, एग्जामिनर ने कहा फाइंड एवरेज। उसने बताया नहीं कि स्पीड है या नहीं है, तो फाइंड एवरेज का अरिथमेटिक मीन। सेकंड केस, एग्जामिनर ने कहा फाइंड मीन, अरिथमेटिक मीन। थर्ड केस, उसने क्या दिया? फाइंड अरिथमेटिक मीन, अब तो अरिथमेटिक मीन। फोर्थ केस, अब केसेस बनाते जाना है मैंने ऐसी की तैसी। उसने कहा फाइंड हार्मोनिक मीन। जब वो लफ्ज खुद कह दे तो उसी की बात को मानना है। अब मेरी बात समझ आई? ये रेड वाला केस समझ आ गया? अब ग्रीन वाला केस, उसने कहा फिफ्थ वाले केस में प्लीज उसने कहा फाइंड द मीन स्पीड। अब हार्मोनिक मीन, क्योंकि ये स्पीड आम स्पीड नहीं है, ये स्पीड ये मीन आम मीन नहीं है, ये मीन स्पीड का मीन है। ऑनलाइन बच्चे भी कह रहे हो कितने के लाइक बच्चे माशाल्लाह क्लास में। एक बात यही समझ नहीं आ रही, फाइंड द मीन स्पीड, तो दैट इज दी। आज तक कभी भी एक बात कभी जिंदगी में नहीं लिखी मैंने ये वाली बात जी। और यकीन करें ये सारी बातें वाकई में पहली बार हो रही होती तो मैं कर रहा होता। आज तक कभी जिंदगी में मैंने ये काम नहीं किया, कभी हरकतें की नहीं मैंने। ठीक है, चलो जी। ज्योमेट्रिक मीन, वी हैव 6
to 7 minutes, तो GM में काम चल जाएगा मेरा। ये रेस करें, नोट कर लें, शाबाश। मैं रेस करता हूँ, कर लिया? आपको समझ आई इसकी? कैलकुलेटर सही, हाँ। GM में आए जनाब, ज्योमेट्रिक मीन प्लीज। नेक्स्ट केस है ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन है क्या, उसके लिए सबसे पहले 3 आपको एक चीजें लिखवाता हूं, तो उसे GM पहचानना आसान हो जाएगा। नंबर 1 GM की बात, it is the nth positive root of पॉजिटिव वैल्यूज। मैं जितनी जितनी बातें बोर्ड में लिखा करूंगा वो सारी बातें इंतहाई कीमती बातें होंगी। हर वो बात जो कीमती नहीं होगी मैं इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा कभी भी नहीं लिखूंगा वो। सही है, ये बात समझ आ रही है? yes. अच्छा जी, इट इज यूज टू कैलकुलेट, इट इज यूज टू कैलकुलेट। हम GM क्यों कैलकुलेट करते हैं? इट इज यूज टू कैलकुलेट, जैसे हार्मोनिक मीन स्पेशल था स्पीड के साथ, GM कैलकुलेट करेंगे। इट इज यूज टू कैलकुलेट, अगर हमने कैलकुलेशन करनी होगी परसेंटेज की, किसकी? परसेंटेज। अगर हमने परसेंटेज का एवरेज लेना होगा तो परसेंटेज का एवरेज किससे लूंगा? GM से। सेकंड, परसेंटेज का एवरेज इससे। सेकंड, रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट करनी होगी तो GM से कैलकुलेट करूंगा। समझ आ रही है? वो हार्मोनिक मीन से भी कर लेते हैं, ज्योमेट्रिक मीन से भी कर लेते हैं, दोनों रेट ऑफ चेंज दोनों में आ जाता होता है जी। ये मुझे भी नहीं पता अभी, जब इंशाल्लाह मुझे पता चल जाएगा आप लोगों को भी बताऊंगा। मुझे तो फिलहाल परसेंटेज का भी नहीं पता, ये पता नहीं क्या होता है, बस मैं लिख दिया करता हूँ, वक्त आने में शायद पता चल जाए। ठीक है, आहिस्ता से चीज़ों को वन बाय वन एक्सप्लेन करता रहूँगा। परसेंटेज, रेट ऑफ चेंज, देन इंडेक्स नंबर। आप कहेंगे साहब इंडेक्स नंबर क्या? मैं कहूँगा मुझे ये भी नहीं पता क्या होता है। इंडेक्स नंबर हमारा पूरा एक चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स में, वो पढ़ेंगे। और पॉपुलेशन। आप कहेंगे सारा पॉपुलेशन क्या होता है? ये मुझे पता है पॉपुलेशन क्या होता है। हाँ, ये पॉपुलेशन क्या होता है? नहीं, दावा होप करें ये। ओ भाइयों दोस्तों नलायकों, ये पॉपुलेशन क्या होता है? पॉपुलेशन मीन नेवर अवाम, पॉपुलेशन मीन नेवर पब्लिक। अस्तगफिरुल्लाह। आप लोग स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, ना कि आप लोग सोशल स्टडीज पढ़ रहे हैं। पॉपुलेशन का मतलब ये नहीं सर पॉपुलेशन ज्यादा पॉपुलेशन कम, पॉपुलेशन मीन लोग नहीं। नलाइको स्टैटिस्टिक्स में पॉपुलेशन का मतलब होता है ओवरऑल ऑब्जर्वेशन, ओवरऑल डाटा, टोटलिटी ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटलिटी ऑफ डाटा। आप लोग मेरा पारा हाई करेंगे जब वो पारा हाई हो जाएगा ना इंशाल्लाह ताला, तो यहां पे नजर नहीं आएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट तीसरी बात ज्योमेट्री मीन के लिए। तीसरी बात, अब वो है क्या थी मुझे याद करने दें। तब तक आप लोग ये नोट कर लें, मैं देख सोचता तीसरी बात क्या थी। अच्छा जी, याद आ गई? प्लीज प्लीज प्लीज।
it is calculated on current value. Current meaning electric current. It is calculated on electric current values. जी बिल्कुल इंशाल्लाह. It is calculated on current values, not on accumulated values. मुझे भी नहीं पता, मतलब आपको वन बाय वन समझाऊंगा. नॉट ऑन एक्यूमुलेटेड वैल्यूज. क्या कह रहा है? ये तीन बातें ज्योमेट्रिक मीन के लिए सुन लें. पहली वाली बात, ज्योमेट्रिक मीन हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज की कैलकुलेट होगा. ज्योमेट्रिक मीन तब कैलकुलेट करते हैं बाय डिफॉल्ट जब मुझे परसेंटेज का एवरेज लेना हो. रेट ऑफ चेंज कहते हैं स्लोप का. एक वेरिएबल के चेंज होने से दूसरा वेरिएबल कितना चेंज हो रहा है. इंडेक्स नंबर स्टैट का एक पूरा चैप्टर है, वो पढ़ेंगे इंडेक्स नंबर क्या होता है, जिसमें हमने लेस्पियर, पासियस, फिशर की कैलकुलेशंस करनी होती है. इंडेक्स नंबर में प्राइस इंडेक्स, क्वांटिटी इंडेक्स, ये क्या होते हैं इंशाल्लाह डिटेल में बात करेंगे. और जब भी पॉपुलेशन का एवरेज लें, हालांकि हम कभी भी पॉपुलेशन की कैलकुलेशन करते नहीं हैं, हमेशा कैलकुलेशन करते हैं सैंपल बेस पर. लेकिन अगर सम टाइम मेरे पास पॉपुलेशन स्मॉल है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा लार्ज नहीं है, और मैं अगर पॉपुलेशन का एवरेज कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो पॉपुलेशन का एवरेज हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से कैलकुलेट होगा. बात समझ आ गई मेरी? लास्ट वाली बात समझे जो आपको परेशान करी थी. इट इज कैलकुलेटेड ऑन करंट वैल्यूज. ज्योमेट्रिक मीन हमेशा करंट वैल्यूज पर कैलकुलेट होगा, नॉट ऑन अक्यूमुलेटेड वैल्यू. अक्यूमुलेटेड वैल्यू कहते हैं कंबाइंड वैल्यू. अक्यूमुलेटेड वैल्यू क्या कहते हैं? कंबाइंड वैल्यू. अक्यूमुलेटेड मीन कंबाइंड. ये कभी भी कंबाइंड वैल्यूज पर कैलकुलेट नहीं होता, ये हमेशा किस पर होगा? करंट वैल्यूज पर होगा. इसको करंट वैल्यूज कह ले, आप लोगों की आसानी के लिए ओरिजिनल वैल्यूज कह ले. ठीक है. मिसाल के तौर पर ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या? फॉर्मूला सुनिएगा. जीएम के दो फॉर्मूलाज हैं, रॉ डेटा के दो फॉर्मूलाज हैं. कितने फॉर्मूलाज हैं? दो. पहला फॉर्मूला जीएम का, nth रूट x1 मल्टीप्लाई बाय x2 मल्टीप्लाई बाय x3. कल इंशाल्लाह इसकी कैलकुलेशन करवाऊंगा. ये फॉर्मूला एक जीएम का. ठीक है. सेकंड जीएम का फॉर्मूला ये है एंटी लॉग के साथ. एंटी लॉग समेशन लॉग x ओवर n. ये फॉर्मूला है ज्योमेट्रिक मीन का. दो फॉर्मूले, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लें या ये वाला फॉर्मूला यूज कर लें, दो फॉर्मूला. ठीक है. अब एक कैलकुलेशन कर ले जिससे हमें आंसर पता चल. मिसाल के तौर पर मैंने कहा मुझे फाइंड कर दे ज्योमेट्रिक मीन. क्वेश्चन है 2, 3, 5. 2, 3, 5 और मैंने कहा फाइंड कर दें जीएम. फाइंड क्या कर दें? जीएम, ज्योमेट्रिक मीन फाइंड कर दें. तो देखें बड़ा आसान. टोटल वैल्यूज कितनी है? 3. आप लोगों ने कैलकुलेटर में क्यूब रूट बटन प्रेस करना है. अच्छा, ये वाली वीडियोस भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, इसकी भी कैलकुलेशन आप सीख सकते हैं शुरू वाले में, क्योंकि शुरू में प्रैक्टिस हमारी कम होती है. तो इसे सारी वीडियोस ऑलरेडी मैंने बनाई हुई हैं ताकि आप लोगों के लिए री प्रैक्टिस करना आसान हो जाए. आगे इंशाल्लाह ट्रेन हो जाएंगे तो फिर इतनी चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ती. अब ये क्यूब रूट वाला बटन कैसे प्रेस करेंगे सुनना जरा. शिफ्ट दबा के क्यूब रूट का बटन डिजाइन बना होता है. तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5. आंसर इज 3.110. तो कोई मसला नहीं है, यहां पे 4th रूट ले लेंगे. मिसाल के तौर पर मेरे पास 2, 3, 5 के बाद एक वैल्यूज आ गई 8. अब कितनी वैल्यूज हो गई? 4 वैल्यूज हो गई. अब 4 वैल्यूज का ना 4th रूट कैसे लेना है? 4th रूट लेने के लिए आप लोग, आपके पास ना प्लीज 4th रूट बनाने के लिए यहां पे 4 वैल्यूज आ गई
और मुझे 3 ही चाहिए, यहां पे 4 चाहिए। फोर्थ रूट बनाने के लिए आप लोग शिफ्ट प्रेस करें, शिफ्ट प्रेस करें। शिफ्ट प्रेस करने के बाद आपके पास बिल्कुल डाउन एरो के नीचे ये वाला एक डिजाइन वाला बटन पड़ा होगा, एक्स की पावर वाला। ये देखें एक्स की पावर वाला। इस एक्स की पावर के ऊपर देखें ये एक डिजाइन बना होगा, ये रूट का डिजाइन होता है, ये डिजाइन रूट का होता है। शिफ्ट के बाद पावर वाला बटन करेंगे, शिफ्ट दिस बटन, तो जो भी आपके पास आता है, अब ये वाला डिजाइन आपके पास ओपन हो जाएगा, ये वाला डिजाइन और ये डिजाइन ओपन हो गया। अब इस पे 4 लिखें और आगे 2, 3, 5, 8। तो अब इन 4 वैल्यूज का आंसर क्या आया? 3.9। कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला, नेक्स्ट फॉर्मूला कौन सा है? एंटी लॉग। एंटी लॉग वाले फॉर्मूले से देखें कैसे आंसर आएगा। क्यों दोस्तों, ये कैलकुलेशन जरूरी है। नेक्स्ट वाला फॉर्मूला देखें जरा प्लीज। हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे एंटी लॉग समेशन लॉग एक्स ओवर एन। हम ना इसको मैनुअल भी सॉल्व कर सकते हैं कि पहले मैं लॉग एक्स को सेपरेट कैलकुलेट करूं, उसको जमा करूं, एन पे डिवाइड करके सेपरेटली एंटी लॉग लूं। पर मैं इस सारी झंझट से बाहर आ जाऊंगा, मैं सारी मुश्किल से बाहर आकर अपनी जिंदगी आसान रखूंगा। मैं क्या करूंगा, जिस तरह हार्मोनिक मीन डायरेक्ट कैलकुलेटर में सिखाया, उसी तरह से ये डायरेक्ट डिजाइन हम कैलकुलेटर पे बना के फर्स्ट क्लिक पर ही आंसर तक पहुंचा करेंगे। ठीक है जी। अब करना क्या, जैसे मैं कह रहा हूं वैसे वैसे अपने परफॉर्म करना है। अब मेरी बात सुनिएगा, सबसे पहले मुझे ये एंटी लॉग बनाना है। एंटी लॉग बनाने के लिए शिफ्ट और लॉग का बटन प्रेस करेंगे, शिफ्ट और लॉग का बटन प्रेस करेंगे। अब मेरी बात गौर से सुननी है। जब आप शिफ्ट और लॉग का बटन प्रेस करेंगे, आप ये फील करेंगे कि आप पावर में आ गए, आप 10 की पावर में आ गए। 10 की पावर ही बनी हुई है, आपको लगेगा आप 10 की पावर में आ गए। ऐसे है, पावर में आने दें, ये कैलकुलेटर का मसला है, हमारा मसला नहीं है। अब आप इस पावर में मूव करेंगे। इस पावर में मूव करने के लिए सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे, यहां इस पावर में लगाएंगे, लगा दी। फिर आपको पता है फ्रैक्शन फॉर्म है, फ्रैक्शन का बटन प्रेस करेंगे, कर ली फ्रैक्शन। मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं 3 वैल्यूज के लिए, जो इसका आंसर 3.10 आया था, जो कि इन 3 वैल्यू से आया था 2, 3, 5। तो मैं कैलकुलेशन करूंगा 2, 3 और 5 की। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले लॉग ऑफ एक्स लेना है, तो लॉग ऑफ 2। अब ये बात कीमती है जो अब मैं करने वाला हूं, लॉग ऑफ 2। जैसे रुक जाए, नहीं, कीमती बात अभी आने वाली है। मैंने क्या किया, लॉग ऑफ 2। अगली बात नहीं, सबसे कीमती बात, जब log of 2 लिखेंगे, ये पहले वाली ब्रैकेट कैलकुलेटर लगाएगा, दूसरी वाली ब्रैकेट कैलकुलेटर लगाएगा ही नहीं। और अगर आपने ये ब्रैकेट क्लोज ना की, आंसर गलत आएगा। आप ये ब्रैकेट खुद लगाएंगे। जो बच्चे ब्रैकेट नहीं लगाएगा उसकी जिंदगी ब्रैकेट्स में आ जाएगी। सही। प्लस नेक्स्ट लॉग क्या, log of 3। log of 3, तो पहला ब्रैकेट कैलकुलेटर लगाएगा, उसको मैं खुद क्लोज करूंगा। नेक्स्ट क्या है, प्लस log 5। सिंटैक्स एरर जिस तरह मैं कह रहा हूं उस तरह आगे दिखाए हुए कैलकुलेटर की हड्डियां तोड़ देनी है, इजाजत नहीं है उसको सिंटैक्स एरर की। क्या log of 2, log of 3, log of 5 लिख लिया विद ब्रैकेट क्लोज। नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, 3 डिवाइड बाय 3, ब्रैकेट क्लोज करें, यहां आगे कोई टेंशन नहीं है। जैसे इक्वल प्रेस करेंगे आंसर आएगा 3.10। 3.10 ही आएगा। जिसका एरर आया उसने वैल्यूज गलत इंस्टॉल की हैं। अब मेरी बात गौर से सुन लें, अब सुन लें जरा प्लीज, प्लीज लिसन अगेन। आप लोगों ने शिफ्ट लॉक प्रेस किया तो 10 की पावर में आ गए। आपने अब सारा डिजाइन पावर में बनाना, ब्रैकेट क्लोज, फ्रैक्शन, फिर
ये वाले ब्रैकेट आप शुरू में लगाएंगे ना तो वो बड़ी ब्रैकेट ऑटोमेटिकली बन जाएगी। उसके बाद आप फ्रैक्शन का बटन प्रेस करेंगे, फिर ये log of 2 लिखेंगे। सिंटैक्स है, पावर में जाना सारा कुछ, ठीक है। इस log of 2 ब्रैकेट क्लोज, log of 3 ब्रैकेट क्लोज, log of 5 ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड बाय 3, दिस इज द मेन ब्रैकेट क्लोज, इक्वल प्रेस करें, आंसर डायरेक्ट अब ये आ जाएगा। जिसका नहीं आंसर ये आ रहा वो घर जाके इसी फॉर्मेट को प्रैक्टिस करे। भाई जो ये वाली स्मॉल ब्रैकेट होती है ना भाई, ये इधर जाके वही बड़ी होती है, कमाल हो गया। अब एक बात ऑब्जर्व कर लें, चेक करें, दोनों तरीकों से आंसर सेम आया, दोनों तरीकों से आंसर सेम आया। तो इसका मतलब यह हुआ हम सिंपल वाले तरीके से जो ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करें और लॉग वाले तरीके से जो जीएम फाइंड करें, दोनों का आंसर सेम आएगा। तो जब दोनों का आंसर सेम आएगा तो हम कभी भी ये मुश्किल वाला तरीका ऑप्ट नहीं करेंगे, हम हमेशा सिंपल वाले तरीके से ही जीएम कैलकुलेट करेंगे। ये कब इस्तेमाल करना है ये इंशाल्लाह आपको कल के लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है जी। जो आपका टेस्ट है वो चैप्टर 12 जितना भी हमने, चैप्टर नंबर 8 जितना पढ़ा स्टार्ट से लेके यहां तक का है, जीएम के यहां तक का, यानी कि एचएम तक का, और चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट, और चैप्टर नंबर 8 अरिथमेटिक मीन से लेके ज्योमेट्रिक मीन के रॉ डाटा तक का। चले, अल्लाह हाफिज।